नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु सिंह। स्टेट फॉरवर्ड क्लासेस के गुरु वार्ता प्रोग्राम की 5वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आप सब संजय जी के द्वारा दिए गए आंसर से संतुष्ट होंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सब हमारे स्टेट फॉरवर्ड क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर लिखें कि आपको यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। चलिए आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। संजय जी से मैं पहला प्रश्न पूछती हूँ। सर, आज का पहला नमस्कार। नमस्ते। आज का पहला क्वेश्चन है, सर मैं बीटेक फाइनल ईयर में हूँ और आगे मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। दिल्ली में मैं किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से एडमिशन लूँ? कनिष्का जी ये प्रश्न पूछ रही हैं। देखिए कनिष्का जी, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जो सबसे बड़ा जो संकट है, ये इस फेज को हम द एरा ऑफ क्राइसिस बोल रहे हैं। क्या संकट है? तो लिखना लोग भूल रहे हैं। बहुत कॉपियों को देखता हूँ, जो चीज़ एक स्टैंडर्ड आंसर चाहिए इतनी आपाधापी है। आंसर राइटिंग के इतने कोर्सेज लोग चलाते हैं, लेकिन परफेक्शन नहीं आ पा रहा है आंसर राइटिंग में। उसका एक कारण है कि बहुत लोग किसी इन्फॉर्मेशन को नेट से गैदर कर लेते हैं, कहीं से ओरिजिनल किताबों को नहीं पढ़ते हैं। और जब तक ओरिजिनल किताबों को नहीं पढ़ेंगे, उसके फ्रेम को नहीं समझेंगे, तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कर लेगा। आफ्टर ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपको इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं रीपैक करके आपको आपके अंदर वो इनकलकेट कराने की कोशिश करता है। सबसे जहरीला तब हो जाता है जो कई कोचिंग वाले कहने लगते हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। तो जब तक किताबों के पन्नों को नहीं पलटेंगे और अपना आइडियाज़ किसी चीज़ पे नहीं बनाएंगे, अच्छे लेखक के रिसर्च प्रोडक्ट उसको पढ़िए। बीटेक है, सबसे पहले सब्जेक्ट ऐसा लीजिए, अपना सब्जेक्ट ले सके तो बहुत अच्छा। अपना नहीं लेना चाहते हैं तो आपका दिमाग अब टेक्निकल हो चुका है, भाषा से संगति आपकी खत्म हो चुकी है। तो ऐसा चीज़ लीजिए जिसमें भाषा का बहुत रोल नहीं हो, फैक्ट का एनालिसिस अच्छा से हो जाए। लाइक जैसे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं, कोशिश कीजिए मैथ फिजिक्स ले लेने का। और नहीं कुछ मिलता है, ज्योग्राफी की ओर देखिए, थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी की ओर भी देख सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रदर देन अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, तो बिना बहुत अच्छा लिखे हुए आप अच्छा नहीं करेंगे, चूँकि उसके कॉपी देखने वाले बहुत योग्य लोग होते हैं। एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि आईएएस की तैयारी जो कोई भी करना चाहे करे, लेकिन पहली शर्त मेरे समझ से कि शाम को अपने बिस्तर पे जाने से पहले 2 घंटा एक डायरी ले, कॉपी ले और कोशिश करे 5000 वर्ड में सुबह से शाम तक मात्र एक दिन की चीज़ों को, उसकी फीलिंग्स को, जो भी आपको मन में आता हो उसको लिखिए। तो क्या होगा कि वो कहानी के साथ इंटरलिंक भी बहुत सारी चीज़ों को करेंगे और आपकी अभिव्यक्ति, आपका एक्सप्रेशन, राइटिंग कैपेसिटी डेवलप होगी। ये 5000 बहुत कठिन है। शुरू में आप 200 वर्ड से ही कर सकते हैं, लेकिन जिसने ये कला सीख ली उसको कोई नहीं रोकेगा। अब सवाल है कोचिंग का, तो इसके लिए मैं उचित व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी भी कोचिंग का नाम ले लूँ तो बड़ा नैतिक बात नहीं रह जाएगा, बहुत बड़ा एक इथिकल क्वेश्चंस है, इसलिए मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। दोस्तों से पूछें, बाज़ार से देखें, समझें। और मीडियम का भी सवाल है, तो हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है, तो उस हिसाब से आप कोचिंग देखिए। और क्षमा चाहूँगा, बहुत एक प्रोटोकॉल होता है कि किताब का नाम लेना, कोचिंग का नाम लेना ठीक नहीं है। मान लिया किसी को ऑब्जेक्शन हो कि उस कोचिंग का नाम क्यों ले लिए, तो मुझे विवाद से बचाइए और इस काम को आप खुद कीजिए बाजार में जाके। धन्यवाद। नेक्स्ट। आशा है कनिष्का जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और संजय जी पिछले 3-4 गुरु वार्ताओं से यही कह रहे हैं, गुरु वार्ता प्रोग्राम में यही बोल रहे हैं कि आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करें। लिखने की प्रैक्टिस डालेंगे
तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं। संजय जी, अगला प्रश्न है, तेजस्विनी जी पूछ रही हैं कि सर मैं बीएससी कर रही हूँ, मैं डिज़ाइनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ, कृपया करके मार्गदर्शन करें। अब डिज़ाइनिंग तो अधूरा क्वेश्चन है, किस जिंग का डिज़ाइनिंग? डिज़ाइनिंग की तो दुनिया बहुत बड़ी है, वो कपड़े की डिज़ाइनिंग करना चाहती है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहती है। तो अब डिज़ाइनिंग जो भी है सब में डिप्लोमा कोर्स है, चूँकि ग्रेजुएट आप हो चुके हैं तो एवरीथिंग सबके लिए डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल है। जो भी आपका फील्ड है उसका डिप्लोमा कर लीजिए और ये देख लीजिए कि वो डिप्लोमा की मान्यता किससे है। अब मान्यता दो जगह हो सकती है। एक इन दिनों चल रहा है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत कुछ लोगों को सर्टिफाई किया है कि आप इतने दिन का प्रोग्राम करके सर्टिफिकेट देंगे जो गवर्नमेंट मानेगी। तो छोटे 12 महीने, 18 महीने, 6 महीने के डिप्लोमा प्रोग्राम आप किसी भी स्किल सेंटर पे बात करके कर सकते हैं। और आगे और बहुत अच्छा करना है तो फिर अपने स्ट्रीम के गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर आप मूव करना होगा। वो लिस्ट देख लीजिए, डिज़ाइनिंग क्लियर नहीं है तो मैं इसमें पूरा जवाब नहीं दे पाऊँगा। आफ्टर 10th आईटीआई से भी डिज़ाइनिंग का कोर्स है ना? हाँ बिल्कुल है, तो आप ओपन स्कूल से है, ओपन स्कूल कराती है और तमाम स्किल सेंटर पे हो रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट, उसके तहत बहुत प्राइवेट लोगों को ये दिया गया है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो बहुत विकल्प है। अगला प्रश्न प्रीति जी पूछ रही हैं कि सर मैं 11th में हूँ और कला वर्ग की छात्रा हूँ। घर में अधिकतर लोग कहते हैं कि तुम्हें साइंस लेना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ, बताइए क्या करूँ? कला वर्ग में पढ़ाई करके मैं क्या क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ क्लियर बताएं मुझे। देखिए, विषय निहायत ही व्यक्तिगत मामला है। आपकी रुचि किसमें है, बिना किसी की मदद के आप जिस विषय में बहुत अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत डाउट क्लियर करने के लिए टीचर उपलब्ध हैं जिस स्कूल में होंगे, और बिना किसी की मदद से बहुत ही उसमें सिद्धस्त एक्सेलेंट हो जाते हैं, तो उस काम को कीजिए। और कला में तो इतनी संभावनाएं हैं, अब तो हर विषय में, एक भी विषय मुझे नहीं दिखता है। पहले लगता था, जब आज से 20 साल पहले के कैरियर के ट्रेंड को देखता हूँ तो बड़ा सीमित था। आज के डेट में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसकी ज़रूरत सब जगह नहीं है। अब देखिए, मैं बताता हूँ, कला से 11th में आप हैं, आप 12 में JNU में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस, सारी भाषाओं के कोर्सेज हैं। आप बहुत आराम से CUET के द्वारा जा सकते हैं। और जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, सारी भाषाओं के लोगों को बड़े बृहद पैमाने पे अपने यहाँ रोज़गार दे रही है और अच्छा पैसा दे रही है। चूँकि अब वो, और जबकि उस समय लोग जाते थे, बिहार यूपी के बच्चे की हॉस्टल है, स्टाइपेंड मिल जाएगा, इस बहाने सिविल सर्विस कर लूँगा, या नहीं कुछ होगा तो वो पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़ जाऊँगा, दुभाषी या ट्रांसलेटर बन जाऊँगा। बट नाउ ए डे ए लॉट ऑफ ऑप्शन आर देयर। हर कंपनी को अब हर विषय के लोग चाहिए, उनके लिए उनका लिटरेचर है, प्रोमो वर्क है, दुनिया भर के काम है। चूँकि धीरे धीरे जो जितना एक सूचना क्रांति का एक बहुत बड़ा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे कि इसने लैंग्वेज को रिवाइव कर दिया है। इतना बड़ा देश है, इतनी भाषाएं हैं, और अब आपको अच्छा करने के लिए उसके भाषा से कनेक्ट करना होगा। चाहे वो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो किसी भी ढंग का, चाहे वो आप सर्विस किसी भी ढंग का बेच रहे हों या किसी ढंग का उत्पाद बेच रहे हों, अगर उस भाषा में चीज़ें हैं, सपोज डैट कि आप बंगाल के अंदर आप ट्रैक्टर बेच रहे हैं, तो पूरा ट्रैक्टर का अगर सब कुछ बंगाली में वो फिल्म बनती है, भोजपुरी में बनती है, बजिका में बनती है, तो सीधा किसान उससे कनेक्ट करता है। या कोई सर्विस बेच रहे हैं, यानी कोई सिनेमा बेच रहे हैं या कोई सीरियल, OTT प्लेटफॉर्म ने कितना बड़ा फील्ड क्रिएट कर दिया कि कोई सोच नहीं सकता है कि एक छोटा सा मोबाइल कैमरा से लेकर गांव में को 4 बच्चे मिलके बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, बहुत अच्छा टीवी सीरियल बना सकते हैं और अपना साइट वो बना के उस पर डाल के दिखा सकते हैं।
तो भाषा का पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म कहना शायद गलती होगी, मतलब एक प्रोटो सिस्टम से आद्य रूप से भाषा आज पूरी अपनी जवानी पे पहुंच चुकी है। सारी भाषाओं का दौर है, शानदार ये काल लगता है। ऐसा कभी इतिहास में नहीं देखा गया है। इतिहास में एक वर्चस्व की परंपरा भारत में रही है, लेकिन बहुभाषी परंपरा अब शुरू हुई है और इसका सबसे बड़ा श्रेय सूचना क्रांति को जाता है। तो आप समझ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो मन करे कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं, ब्लॉगर्स सबको देखिए, समझिए। और कंपटीशन की दुनिया तो आपके लिए है ही कि आईएएस से लेकर तमाम पीसीएस, तमाम कंपटीशन कर सकते हैं, टीचिंग में आ सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। मतलब लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, जितना साइंस को है उतना ही आपको है, बल्कि उससे ज़्यादा कला वर्ग को है। लेकिन परिश्रम उससे ज़्यादा लॉजिकल पढ़ाई, कला वाले लॉजिकली नहीं पढ़ते हैं, वो उनको मार देता है। साइंस वाला इसलिए आगे निकलते हैं कि हर जगह लॉजिकल होते हैं। आप भावना में बह जाते हैं और लॉजिकल भी होते हैं तो इंडक्टिव हो जाते हैं, डिडक्टिव नहीं होते हैं। अब इंडक्टिव का मतलब आप आगमन और निगमन, मतलब इंडक्ट करना, अपने अंदर आगमन ऑप्ट करना, लाना, और डिडक्टिव का निकालना चीज़ों को। तो कभी भी आगमन तर्कशास्त्री बहुत अच्छा जीवन में नहीं करता है। जीवन में आपको करना होगा तो डिडक्टिव ही होना होगा, चीज़ों को हटाना ही होगा। नेक्स्ट। अगला प्रश्न मोहिनी जी पूछ रही हैं कि सर, मैं 12th पास एक हाउसवाइफ हूँ। किन्हीं कारणों से मेरी आगे की पढ़ाई छूट गई थी। अब मैं आगे की पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। बताइए मैं क्या करूँ, क्या पढ़ूँ? एक बात मैं आपको, चूँकि आप प्रोड्यूसर भी हैं और एंकर भी हैं इस प्रोग्राम का, तो मुझे याद है मैं बच्चा जब था तो एक आदमी डेली हर कार्यक्रम में फलाना झुमरी तिलैया जो पहले बिहार में था, झारखंड से, जगह का नाम दीजिएगा, आप ज्योग्राफर हैं तो लोकेशन बनेगा, तो लोगों की रुचि होगी, उस जगह से आपको प्रश्न मिलने लगेगा। तो जगह का नाम जरूर लिखा कीजिए अपने, जो आप स्क्रिप्ट बनाती हैं। तो अभी भी पूरा हिंदुस्तान झुमरी तिलैया को रेडियो के चलते जान गया। तो ये ब्यूटी होती है, ये मेरा एडवाइस है, आगे आपकी मर्जी। और आपने सवाल पूछा कि वो उनकी पढ़ाई छूट गई है, किन्हीं कारणों से। हाँ, पढ़ाई की एक बात याद रखिए, शिक्षा एक पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। डेट इज कॉल्ड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब इसके दो अर्थ हैं। एक तो किसी पार्टिकुलर नौकरी के लिए पढ़ाई होती है, जिसका एक एज लिमिट है कि भाई मैक्सिमम हिंदुस्तान में सारी चीज़ों को मिला के देखा गया है कि लगभग 50 साल तक सरकारी नौकरियां हैं। लेकिन किसके लिए है? तो कहीं शेड्यूल ट्राइब के लिए है, पिछड़े इलाके के लिए है। अमूमन 40 तक सरकारी नौकरियों की व्यवस्था है। अब उस एज से आप अपने को कैलकुलेट कर लें कि आप कहाँ हैं। तो गवर्नमेंट जॉब का एक स्ट्रीम अगर बनता है, आपकी उम्र मान लिया 30 साल है, 12 पास हैं, आप एमए पीएचडी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा है कि देश के अंदर लगभग 18 से 20 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, सारे बड़े बड़े राज्यों के पास है। ऊपर से लगभग 4-5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास ओपन एंड डिस्टेंस की व्यवस्था है, जिसमें दिल्ली लीडर है, दिल्ली में ही जामिया में है, महात्मा गांधी वर्धा है, बहुत सारे जिसमें ओपन एंड डिस्टेंस है। और सबका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट इंडिया का, क्या वर्ल्ड का, इग्नू है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसकी डिग्री क्या वही मान्यता है जो जेएनयू का है। वहाँ से आप कोई कोर्स कीजिए और ऐसा कोर्स कीजिए जो जिसमें आपकी रुचि है। मान लिया अगर कोई गृहिणी कॉमर्स का कोर्स कर ले, इग्नू से बीकॉम कॉमर्स कर ले, और उसके बाद वो कहीं से जाकर टैली का प्रोग्राम सीख जाए और प्रोफेशनल अकाउंटिंग का कहीं भी डिप्लोमा ले ले, उसके बाद ज़िंदगी लगेगी कि फिर से रिकनेक्ट कर गई। और ऐसा महसूस होगा कि आप सर्कुलर पाथ पे थे, स्ट्रेट नहीं थे। स्ट्रेट का मतलब कि कोई चीज़ टूट गया तो छूट गया। सर्कुलर में पता ही नहीं चलता है वृत्तीय पाथ पे कि कहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई। तो आप अकाउंटेंसी की सबको ज़रूरत है, घर के बाहर बोर्ड लगा दीजिए, डॉक्टर की तरह सामने 2000 रुपया आ जाएगा, किसी का जीएसटी भर दीजिए, किसी का कुछ कर दीजिए। अगर आपको ये इंग्लिश में कर लीजिए, इग्नू में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, इंग्लिश ऑनर्स करके, और टीचिंग इंग्लिश, बहुत कुछ। हर कोई को इंग्लिश सीखना है, सबको आप इंग्लिश सिखाइए, अपने एज ग्रुप को भी सिखाइए, बच्चों को भी सिखाइए। मैथ में कर लीजिए,
ऑपरेशनल मैथमेटिक्स सिखाइए, सोशल साइंस में कर लीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए, और बहुत सारे टीचिंग की नौकरी मिल सकती है, पीएचडी तक जाइए, बीएड की तरफ निकल जाइए, तो अपॉर्चुनिटी है। तो ये आपकी उम्र पे डिपेंड करता है। अगर आपकी उम्र कुछ ज़्यादा है तो प्राइवेट जॉब ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड काम में लग जाइए, वो कोर्स कर लीजिए, बल्ले बल्ले आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न राम प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि सर, मेरी बेटी की आवाज़ बहुत कर्णप्रिय है, वह डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहती है, इसके लिए वो कौन सा कोर्स करे और कहाँ से करे? देखिए, डबिंग आर्टिस्ट का भी बहुत इन दिनों वो भी बूम पे है। मुझे याद है अपने लिए मैं गया था कि ट्रांसलेशन मिल जाए और डबिंग आर्टिस्ट को लूं, और डिस्कवरी के प्रोग्राम हिंदी में करना था अनुवाद, और वो लगभग मुझे वो मिल गया था, लेकिन किसी साजिश के तहत नहीं मिला। तो इतनी दिक्कत थी। लेकिन आज इतना काम पड़ा हुआ है डबिंग का, अब कोई भी चीज़, फिर बताए ना, सूचना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर व्यक्ति दुनिया का चाहता है कि भारत के बाज़ार में उसकी भाषा में चीज़ें आएँ, डब होके आए, यानी उस आवाज़ की जगह उस भाषा की आवाज़ हो। डबिंग आर्टिस्ट का जो सबसे टेक्निकल पॉइंट है, जो टेलीविज़न में मैंने फील किया, बहुत सारे हिंदी की खबरें इंग्लिश में, और ऐसा मैं करता था, लिप्स को मिलाना। तो आपको मीडिया का कोर्स करना होगा, केवल डबिंग से काम नहीं चलेगा। शुरू के संघर्ष के लिए मीडिया का कोर्स करेंगे और वॉइस ओवर करेंगे। जो भी आप न्यूज़ सुनते हैं, जो भी न्यूज़ आता है, रिपोर्टर लाता है, बाहर से आता है, पहले उसकी स्क्रिप्टिंग होती है और उस पर वॉइस डाला जाता है। तो वॉइस ओवर के काम से जाइए, फिर बम्बे में या जहाँ जहाँ फिल्म के काम होते हैं, लगभग अब सब महानगर में फिल्म के थोड़े बहुत काम, डॉक्यूमेंट्री, सीरियल्स होने लगे हैं, तो वहाँ डबिंग के लिए आपको अच्छा काम मिलेगा और अच्छी सैलरी है। डबिंग अगर अच्छा करना जान गए और उच्चारण दोष से मुक्त हो गए, जैसे हम लोग नहीं मुक्त हैं, क्योंकि मैं उसके प्रति सचेत नहीं हूँ, मैं अपनी संस्कृति को अपनी भाषा में जीता हूँ, लेकिन उसमें उच्चारण दोष से आपको मुक्त होना होगा। और कहीं से भी मीडिया में डिप्लोमा कर लीजिए और चले जाइए, अच्छी आवाज़ होगी, अपनी भाषा के उच्चारण पर ध्यान दीजिए, आईना के सामने कुछ स्क्रिप्ट पढ़िए, कविता पढ़िए, मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए और कॉमन अशुद्धि को ख़त्म कीजिए बल्ले बल्ले, और बहुत सीवी डाल दीजिए, बहुत जगह आपको काम मिल जाएगा, प्रोडक्शन हाउस में मिल जाएगा, और बाद में फिल्म सिटी चले जाइए, पूना चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, एक कोर्स कर लीजिए, टैग लगा लीजिए, ताकि सीवी के, अगर कोई परिचित रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परिचित नहीं है तो एक सीवी का जो वो करते हैं शॉर्ट लिस्ट, तो जानते हैं कि भाई इसके पास इस न्यूज़ को पढ़ने का या इस बात को डब करने का, चूँकि लाइन के साथ आपके चेहरे पे मनोभाव आएगा, भले ही आपकी वीडियो ना बने, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, लेकिन अब कोई दुख की खबर है या दुख की बात है तो आवाज़ दबेगा, पीच जिसको मतलब हाई लो पीच, अवरोह आरोह, ये सारी चीज़ों को समझना होगा। तो थोड़ा सा उस ओरिएंटेशन के लिए आप मीडिया का कोई डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब कर्णप्रिय आवाज़ के साथ साथ उच्चारण और एक्सप्रेशन बहुत ये जरूरी, दोनों बहुत जरूरी, मतलब फीलिंग, अनुभूति, मतलब एक एक्सप्रेशन आना चाहिए जिस बात को आप बोल रहे हैं, भले ही वो आप आपके चेहरे पे उसका एक्सप्रेशन, भले ही टीवी पे नहीं बोल रहे हो, आप रेडियो के लिए बोल रहे हो, लेकिन आवाज़ आनी चाहिए ना, कि दुख है कि सुख है कि हो हंगामा है, क्या है, वो होना चाहिए। अगला प्रश्न राजवीर जी पूछ रहे हैं कि सर, मैं यूपीएससी की तैयारी किस तरह से करूं ताकि मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊं? भाई पहला क्वेश्चन भी यूपीएससी का था, बताए यूपीएससी वाले सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, जहां भी हैं रुकिए, और ऐसा मान लीजिए कि मैं आईएएस हो गया, अब जाइएगा रिक्शा पे चढ़ के और आईएएस का ख्वाब और उससे 10 रुपये के लिए बार्गेन करेंगे, नहीं, कुछ चीज़ें एग्जम्पशन होगी, आपको समझना होगा कि कहाँ मुझे कितना करना है। सब्जी खरीदने जा रहे हैं, बेवजह बार्गेन कर रहे हैं, बार्गेन करना आपका राइट है, सौदेबाजी आपका अधिकार है, लेकिन लिचराई आपका अधिकार नहीं है। आप बहुत हाइजीन रहें, बहुत टाइम पे काम को करें, ठीक से बैठें, प्रॉपर ड्रेसअप रहें और एक माइंड सेट में अपने को जिएं, तो उसको कह सकते हैं कि इंटरव्यू। किसी से बात करें तो बात करने में कहीं से भी पूर्वाग्रह आपके चेहरे पे नहीं आए, जो फैक्ट जानते हैं उसी पे बात करें। अब आदत आजकल हिंदुस्तान में हो गई है कि अपने अपने फैक्ट्स, ये तो एक नई बीमारी हो गई कि गए इतिहास गए चूल्हे भार में, एक किताब नहीं पढ़े, हर कोई इतिहास में ही आके हाथ आजमाना चाहता है, ये तो बहुत बुरा हाल है। चूँकि एक अच्छा इतिहासकार बनने के लिए
मेरी समझ से दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है। जब तक आप सारे चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, फैक्ट्स, चूँकि इतिहास में दो चीज़ें हैं, एक तो इतिहास का फैक्ट्स है कि एस्टेबल चीज़ें हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगरा में ताजमहल है, अब अलग बात है कि लोग कहने कोई अब तो यहाँ तक माहौल ख़राब हो गया है, नहीं भाई पटना में है, अब उनका फैक्ट है और आप लड़िए नहीं। बहुत अच्छी बात गुलजार साहब का मैं अभी फेसबुक पे देख रहा था, 2-4 दिन पहले कहा कि कोई कहे भाई जमाना ऐसा आ गया है कि हाथी उड़ता है, तो ज़रूर कहिए हाँ हाँ अभी अभी मेरे बालकोनी में भी उड़ के आया था मेरे पौधे पे। तो फैक्ट्स के साथ जब आपकी बात करने की आदत होगी तो ये बन जाएगा। बिना एविडेंस को किसी भी पढ़े लिखे आदमी का पहला काम है कि एक तो जैक ऑफ ऑल ट्रैक बनने की कोशिश नहीं कीजिए कि हर चीज़ में दखल अंदाजी नहीं, और जो चीज़ आप नहीं जानते हैं खूब दिलचस्पी लेके समझने की कोशिश कीजिए, और जो जानते हैं उसके पूरे रेफरेंसेस होने चाहिए आपके पास कि दिस इज़ द फैक्ट, ये फैक्ट है। नहीं तो आप कॉमन आदमी बन जाएंगे, उसको हम अपनी भाषा में बजिका में बोलूँ तो बतबनौना बन जाएंगे। तो बतबनौना को तो कोई पूछने को तैयार नहीं है। आप कितना देर ठग देंगे कि हाँ भाई हाथी मेरे बालकोनी में आया था, तो वहाँ से उससे और फायदे होंगे, आपके माइंड में लिखने की क्रिएटिविटी की क्षमता आएगी। और उसके बाद मेंस की तैयारी करें, ऑथेंटिक किताबें को पहले पढ़ें, कोचिंग के चक्कर में ना जाएं। आप जान ही नहीं रहे हैं, कोचिंग में नॉलेज डाल रहा है, वही बात हो जाएगा कि नहीं भाई ताजमहल आगरा में नहीं है, अब आप जान ही नहीं रहे हैं एग्जैक्ट क्या है, तो जो वो बता देगा वही आप सुनने को बाध्य हो जाएंगे। अब देखिए कि चूंकि इतिहास एक तरह से पूरा एनालिसिस है, और इतिहास कहता है कि मुझे तुम, फिर वही बात है कि इंडक्टिव लॉजिक से पढ़ोगे तो मारे जाओगे, पढ़ना होगा डिडक्टिव लॉजिक से, और चीज़ों को समझना होगा, सीधे कूद नहीं पढ़ना होगा। आज मैं बहुत बड़े प्रोफेसर को सुन रहा था 2-4 दिन पहले, मेरे भी गुरुतुल्य ही हैं, उन्होंने एक जैसी की पंक्ति कही, कट्टर इस्लाम में कोई भी आदमी एक एकेश्वरवादी धर्म है, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, या सबसे पहले का यहूदी, एकेश्वरवाद में पहला धर्म वही बना है। तो इन धर्मों में सीधा कट है कि ईश्वर का माध्यम अल्लाह है, और कोई इसमें संकट नहीं है हमारे हिंदुत्व की तुलना में। लेकिन जैसा अपने ज़माने का इतना बड़ा व्यक्ति कहता है कि उसको पाने के लिए जितने रोम रोम हैं उतने रास्ते हैं, और कोई फतवा उस पर जारी नहीं होता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो जब तक इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कभी भी हिंदुस्तान के मिजाज में वो चीज़ें नहीं रही हैं। चूँकि पहला एजुकेशन कमीशन कहता है राधाकृष्णन में कि इतिहास में ये मान के चलना होगा, समझ के चलना होगा कि एक बुद्ध भी था, एक अशोक भी था, एक अकबर भी था, किसी ने ताजमहल भी बनाया। खारिज किसी चीज़ को नहीं करेंगे, और इंडक्शन इधर से उधर लाइन हेरा फेरी नहीं चलेगा, टू द पॉइंट। तो उसी ढंग से हर सब्जेक्ट को समझना, उस पर काम करना, और खूब लिखने की आदत डालिए, तब कोचिंग में जाइए, तब शायद बहुत फ़ायदा होगा। सीधे कॉलेज से कोचिंग में जाएंगे कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि वो टीचर दो मनोभाव से पढ़ाता है। एक तो अपनी विद्वता आप पे थोपता है, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि इस बच्चे को क्या, और दूसरा बहुत लेमन टर्म में पढ़ाता है, क्योंकि आपको रुचिकर बना के वो देता है। और शिक्षा रुचिकर बना के देकर यूपीएससी नहीं करा सकता है, और सब कुछ हो जाएगा। अब किस्से कहानी से कोई पढ़ा इतिहास तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सीरियस डिबेट है, हिस्ट्री बहुत सीरियस है, लोगों की ज़िंदगी उसमें खपती है, तो उसको बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट से पढ़ना होगा। साइंस के आपके सारे प्रयोग इतिहास में होते हैं आगे, और तब जाके वो फिल्ट्रेट होता है, क्षमता है, तब आता है। तो उस टीचर को भी सीरियस रहना होगा और लड़के को भी, नहीं तो आपके दिमाग से उतरेगा। तो टीचर क्या करता है बेचारे, मजबूरी है, उसको पैसा चाहिए, नहीं तो उसके बाल बच्चे कैसे चलेंगे। तो इसलिए धीरे धीरे अच्छे टीचर हटते उधर से चले गए, और कथावाचक लोग वाला स्टाइल हो गया हुआ है, और इसके लिए जिम्मेवार सोसाइटी है। टीचर तो जैसा अगर कोई डिस्कोर्स करता है, जैसे हम लोग 30 साल पहले मुझे एक बैच पढ़ाने का मौका मिला, मैं आई वॉज सो यंग, और डॉक्टर्स ज़्यादा थे, वो VP सिंह के चलते 4 चांस मिला था। एक टीचर 8 MD डॉक्टर थे, मैं कल्चर पढ़ाने गया था, और
मेरे गुरु बैद साहब भी क्लास में थे, प्रोफेसर नदीम हसनैन भी, और क्या उन लोगों ने क्वेश्चन किया कि इतना बॉल मारा कि लगता था कि ये उड़ जाएंगे, इन्वायरमेंट की, संस्कृति की बात होने लगी। तो एक बच्चे ने सवाल किया कि संस्कृति में हम वापस हो सकते हैं? हम बोले व्हाई नॉट। तो कैसे? तो उन दिनों रियो जनवरियो की बात 1992 में चल रही थी। हम बोले पर्यावरण के केस में अगर हम नहीं सुधरे तो एसी खत्म हो जाएगा, अगर हम क्लोरोफ्लोरो का सब्स्टिट्यूट नहीं लाए फिर से एक संस्कृति ऐसी बनेगी। पूरे क्लास में ताली बजने लगी, और महज मैं 25 साल का छोकरा, हमसे बड़े लोग थे, और उसके बाद वो क्लास मुझे हीरो बना दिया पूरी ज़िंदगी के लिए। तो इस नज़रिए से देखना होगा। नेक्स्ट। अगला प्रश्न भूमिका जी पूछ रही हैं कि सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करने के लिए अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझिए। इसका भी जन्म कंप्यूटर के साथ ही हुआ है। अब क्या है कि हम जिस फेज में हैं उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। कोरोना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चाहे अनचाहे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें इसकी वैलिडिटी चेक हो गई, इसका महत्व चेक हो गया। उससे पहले भी था भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आप सब एटीएम डालते हैं, उसमें 500 लिखते हैं, 400 लिखते हैं, कैसे पैसा आता है? 1985 में राजीव गांधी ने पहला एटीएम उनके ज़माने में लगा था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। लेकिन इसके दो रास्ते थे। एक था स्टैटिक मिजाज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और स्टैटिक का मतलब क्या है कि स्थिर, उसमें कोई गत्यता नहीं है, जैसे पेड़ में कोई गतिशीलता नहीं है। जितने भी सॉफ्टवेयर का नाम सुनते हो, क्या है? लेमैन को चलाने के लिए, कम पढ़ा लिखा आदमी को कंप्यूटर यूज करने के लिए, ज़्यादा टेक्निकल आदमी उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना देता है कि चलो ये लंबाई चौड़ाई इसमें ऐसे डालते रहोगे, मैटर जाता रहेगा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोटो रूप ही है। धीरे धीरे डायनेमिज्म आ गया। और लॉकडाउन में क्या हुआ कि जितनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां थी, बड़ी दिक्कत हो गई, चारों ओर कोहराम मचा। तो इन सब लोगों ने उसका प्रयोग शुरू किया। जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि टाटा स्काई पे मेरा नहीं चल रहा था, तो मैं लिखे जा रहा था, उधर से जवाब आ रहा था, वो समझ नहीं रहा था। मैंने बोला आर यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? उसने जवाब दिया यस। तो मैं समझ गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ, बात ही नहीं समझ रहा था। आजकल जैसे चैट, वो आजकल बड़ी चर्चा है चैट जीपीटी की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने उसमें लिखा कि बेंजामिन ब्लू इंडिया में कब आए थे। उसने आउटराइटली बोला कि नहीं आए थे, लेकिन आए थे। तो आज की जो दुनिया है वो चौथी पीढ़ी की औद्योगिक क्रांति की बिगुल बच चुका है, और जिसका नेता बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत है, जो कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में कुछ नहीं, समझ गए? यह एक बहुत सुंदर एक व्यक्तित्व हुआ। अब उसके सुंदरता के लिए उसके हाथ पैर नाक अच्छे होने चाहिए, चाहे वो नर हो या नारी हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा कंपोजिट कल्चर बनता है। एक सब चीज़ों को मिलकर जो एक नाम दिया जाएगा, उसका संज्ञाकरण होगा, तो उसका नाम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता। लेकिन उस संज्ञा में उसके पीछे मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा जिसको कहते हैं, उसके बाद दो ढंग की लैंग्वेज है। एक प्योर लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के, जैसे C++, पहले जावा था, तो एक वो लैंग्वेज, और एक मशीन की भाषा, मशीनी भाषा, वो अलग है, डिफरेंट है, जिससे पूरा रोबोटिक्स चलता है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिर क्या आ जाता है? डेटा साइंस आ जाता है। ये सारी चीज़ों को मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहां आपको मनुष्य की जगह कोई एक प्रोग्राम चीज़ आपके चीज़ों को, मनोभाव को पढ़ता है, और इंटरनेट के ब्रह्मांड में, इस मेटा वर्ल्ड से वो चीज़ों को निकाल कर आपके लिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड देता है। जैसे ब्रेन किसी चीज़ को आपके लिए निकाल के परीक्षा हॉल में ऐसा लगेगा 20 साल पढ़ा हुआ चीज़ आ गया, क्योंकि उसको प्रेशर गया। उसी तरह से जब भी कुछ टाइप करेंगे तो पूरा देगा। लेकिन ये सबके सहयोग से, मतलब मशीन लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज और डेटा साइंस,
ये सारी चीज़ें मिल के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को तैयार करता है। अब रही बात कि और नई शिक्षा नीति में इसको बहुत महत्व दिया गया है और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आशान्वित हूँ कि भारत अगर विश्व में आर्थिक शक्ति महाशक्ति बनेगा तो इसी औद्योगिक क्रांति के इन्हीं 3-4 चीज़ों से, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैमिली पूरा, क्लीन एनर्जी, ये सारी चीज़ें मिलके बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने आ रहा है। तो एक तो इसका रूट है बहुत स्टैंडर्डाइज, जैसे आप आईआईटी के थ्रू जाएंगे तो वहाँ सबका ट्रेड अब अलग अलग हो गया, लगभग पिछले ही साल से हो गया, इस साल तो क्लियर हो जाएगा। डेटा साइंस अलग है, मशीन लैंग्वेज अलग है, तो ये और उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ दिया कि कैसे यूज, रोबोटिक्स अलग हो गया। तो सारे अच्छे आईआईटी में जहाँ कंप्यूटर था लगभग वहाँ शुरू हो गया इसके कोर्स। उसके बाद एक अभी शुरुआत नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्दी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खुलेंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको छोटे छोटे कोर्स कराए जाएंगे। जैसे ही याद रखिए कि बड़ा कोर्स लॉन्च होता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए अप्रेंटिसशिप स्टार्ट करता है। ये मिजाज है औद्योगिक क्रांति का या शिक्षा का कि आईआईटी इंजीनियर देगा तो पॉलिटेक्निक क्या देगा, उसके नीचे काम करने के लिए जूनियर इंजीनियर, और जूनियर इंजीनियर को मदद जो करेगा, फोरमैन जो बनेगा वो आईटीआई से बनेगा। तो एक हायरकी एजुकेशन का तो सारे आईटीआई में आ चुका है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें। तो आईटीआई का कोर्स 18 महीने से 2 साल का है, वो पूरा स्किल मंत्रालय के अंदर है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास होता था, डीजीएफटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब वो सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला जाएगा स्किल डेवलपमेंट के अंदर। तो अगर 10वीं 12वीं पास हैं फटाफट घुस जाइए आईटीआई में, और उससे अच्छा है तो सब जगह पॉलिटेक्निक में आ जाएगा, और बहुत बड़े लेवल पे करना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कीजिए, आईआईटी कीजिए या स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी कहीं भी जाके उसमें कीजिए। बहुत बड़ा भविष्य है, लगभग ये 50 साल तक ये बूम करेगा ये चीज़, और इंजीनियरिंग में इसका सबसे ऊपर भविष्य है। और ये सब मिलके फिर कंप्यूटर साइंस से भी जुड़ा रहेगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर रिजेक्ट नहीं होगा, वो सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके चलाएगा। तो फिर से एक नई जिंदगी कंप्यूटर साइंस के ऑर्थोडॉक्स ब्रांच को भी मिल गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न अंशु जी पूछ रही हैं कि सर मैं बायो और मैथ्स दोनों में ही मेरा इंटरेस्ट है, मैं मेडिकल लाइन ऑप्ट करूं या इंजीनियर? देखिए, अब यहाँ पे 2 सवाल है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। मेडिकल में अब कम से कम 10-12 साल पढ़ने को तैयार हैं तो मेडिकल में जाइए। सिंपल ग्रेजुएट का कोई वैल्यू नहीं है, एमबीबीएस करने के बाद अब मतलब रिक्शा वाला भी कहता है अरे ये एमडी नहीं है। तो लंबे रेस का घोड़ा बनना है, और पढ़ाई बहुत है। मेडिकल ही एक ऐसी शिक्षा आज बची हुई है इस देश में जिसमें सबसे कम आप वो ब्लफ कर सकते हैं, सबसे कम मतलब वो और चीज़ों में तो रात में पढ़ के लोग पास करने लगे हैं, लेकिन मेडिकल में तो आपको पढ़ना होगा थॉरोली। तो सबसे ज़्यादा आज के डेट में वही एक फील्ड बचा हुआ है जहाँ ईमानदारी से आपको पढ़ना होगा, वरना किसी काम के नहीं रहिएगा। दूसरी बात, पैसा कितना है आपके पास ये देख लीजिए, पेशेंस कितना है, घर की क्या आर्थिक स्थिति है, इन सारी चीज़ों को केंद्र में रख के फैसला कैरियर का लेना चाहिए। इंजीनियरिंग ठीक इसके विपरीत, 4 साल में आप बहुत आगे जा सकते हैं, और डॉक्टर से बराबर अच्छी सैलरी आपकी रहेगी। इंजीनियर की, अच्छे इंजीनियर की बराबर रही है, चूँकि डॉक्टरी में बहुत अच्छा करने के लिए बहुत फैक्टर काम करता है, और बराबर डॉक्टर्स चूँकि पब्लिक के बीच रहता है तो संदेहात्मक हो जाता है। भले ही डॉक्टर साहब प्रणाम बोले, लेकिन अरे प्राइवेट में जाकर बड़ा ठगता है, बड़ा लूटता है, जबकि उतने का बर्गर पिज़्ज़ा खा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और वो खा के गया ज़िंदगी लेने तो डॉक्टर को कटघरे में खड़ा करता है। तो ये धब्बा लगता रहता है। इंजीनियर को तो कोई देखता भी नहीं है कि कौन इन्फोसिस में कौन कहाँ, पैकेजिंग इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कोई मुकाबला ही नहीं अब है सैलरी का। हाँ, डॉक्टरी में एक चीज़ है कि ठीक है, कैरियर को एक मुकाम मिलता है। इंजीनियरिंग में अप्स एंड डाउन के बहुत चांस होते हैं, डॉक्टरी में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अच्छी कमाई होती चली जाती है। तो टोटली आपका इंटरेस्ट और तमाम परिवेश कि आपके घर से लेकर सारी चीज़ों को देख के केवल रुचि से नहीं करियर को चुनना है। नेक्स्ट
अगला प्रश्न एक गुरुवर पूछ रहे हैं, अशोक सिन्हा जी, कि सर गुरु वार्ता प्रोग्राम कब से शुरू कर रहे हैं? यह आपका एक अच्छा प्रोग्राम है, प्लीज आप इसे कंटिन्यू करें। तो गुरु वार्ता तो चल ही रहा है, हमको लग रहा है नहीं, गुरुवार के बारे गुरुवर जो हाँ आपकी मैगजीन आ रही है हाँ उसके बारे हाँ में पूछ पाक्षिक रहे हैं टीचर्स के सर। लिए था, पीछे भी हाँ। ये प्रश्न आया था, बहुत जल्दी कर रहा हूँ। बात यह है कि हम लोग 15 जनवरी से हमारा स्टूडियो जहाँ था वो बिल्डिंग बिक गई, किराए की बिल्डिंग थी, और बिकने के बाद हमें आनंद फानंद में, चूँकि कमिटमेंट था, बहुत बड़ी किसी का एस्टैब्लिशमेंट था कि आप कहेंगे हम छोड़ देंगे, आ गए, और मेरे घर का ड्राइंग रूम में स्टूडियो बन गया। महतरमा ने सारा सोफ़ा वोफा बाहर फेंक दिया। अब बहुत जल्दी नए स्टूडियो की व्यवस्था हुई है और 2 से 3 दिन के अंदर वो फंक्शन में आ जाएगी। उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन होंगी, बहुत शानदार होगी, क्योंकि वो स्टूडियो मेरे सपनों का स्टूडियो बना है। तो चिंता मत कीजिए, बस हार्डली 1 सप्ताह दे दीजिए। आज 1 तारीख है, 8 के बाद देखिए इस चैनल की गति, और बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करने जा रहा हूँ, इसलिए चिंता न करें। धन्यवाद। तो संजय जी, आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। दोस्तों, आप सब संजय जी के उत्तर से सेटिस्फाइड होंगे। मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस पर जाकर अपने कमेंट्स लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले शनिवार। आप सबके प्रश्नों का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।